डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में स्टमक कहाँ पर होता है। स्टमक मतलब मैदा। हमारी बॉडी में स्टमक यानी मैदा कहाँ पर होता है, मैदा क्या काम करता है, मैदे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एमडी गाइड में पूछी जा सकती हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर बेटा मैं स्टमक की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमने ना स्टमक की लोकेशन लिखी हुई है कि स्टमक होता कहाँ पर है। बेटा अगर आप ज़ोर से अपना सांस अंदर खींचो तो जैसे आप ज़ोर से सांस अंदर खींचते हो तो यहाँ पर आपको एक शेप बनी हुई नज़र आती है। अच्छा, ये जो शेप आपको बनी हुई नज़र आ रही है ना, इसको बेटा हम बोलते हैं डायाफ्राम। सो बेसिकली डायाफ्राम एक थिक मस्कुलर शीट है। ये मोटी गोश्त की पट्टी होती है जो बेटा हमारे सीने को और हमारे पेट को एक दूसरे से अलग अलग करती है। अच्छा, ये जो मोटी गोश्त की पट्टी है इसमें लेफ्ट साइड पर जहाँ पर मैंने अब हाथ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड पर जहाँ पर मैंने अब हाथ रखा है, यहाँ पर बेटा होता है हमारा मैदा। तो हम क्या बोलेंगे, स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन बीनीथ द डायाफ्राम। स्टमक हमारा पेट की लेफ्ट साइड पर होता है, डायाफ्राम के नीचे। अगला स्टेप, स्टमक की बेटा शक्ल कौन सी है। स्टमक बेटा होता है जे शेप। अगर आप और से देखें तो स्टमक है जे शेप। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है। तो स्टमक की मॉर्फोलॉजी क्या है, जे शेप स्ट्रक्चर। तो बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, द स्टमक इज एन इलास्टिक, ये लचकीला है। मस्कुलर, मस्कुलर का मतलब होता है गोश्त का बना हुआ। और बेटा बैग है जे शेप, ये आपने याद रखना है, इसकी शक्ल है जे शेप। सिचुएटेड आफ्टर एसोफेगस। अच्छा, मैदा बेटा होता कहाँ पर है, ये होता है एसोफेगस यानी खुराक की नाली के बाद। अच्छा, आपको पता है ना हमारे जो सीने के अंदर है एसोफेगस यानी खुराक की नाली, तो खुराक की यानी फूड पाइप के बाद बेटा ठीक हमारा मौजूद है स्टमक। अच्छा, स्टमक से आगे जाएंगे तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन का नाम होता है ड्यूडिनम। तो एक्चुअल में ये ड्यूडिनम से पीछे और एसोफेगस से आगे है। तो यही बेटा लिखा हुआ है बिफोर ड्यूडिनम। अब आगे, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये पेट में लेफ्ट साइड पर होता है, राइट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। अच्छा, स्टमक का हमें ये तो समझ आ गई कि स्टमक हमारे जिस्म में है कहाँ पर है। अब जरा बात कर लेते हैं कि स्टमक का बेटा फंक्शन क्या है। स्टमक का फंक्शन होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी हमारा मैदा क्या करता है, खाने को हजम करता है मगर पूरा नहीं, आधा अधूरा। तो याद रखिएगा, हमारा जो मैदा है वो खाने को पूरा हजम नहीं करता, आधा अधूरा खाने को हजम करता है। और कौन से खाने को बेटा, प्रोटीन्स को। मैदा सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, वो भी 100% नहीं, मतलब थोड़ा 50%, 40%, 70% इतना तक डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे खाने को जमा भी करता है। अच्छा, एक छोटी सी बात हो बेटा, याद रखिएगा, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी चावल वगैरह, तो रोटी चावल मुंह के अंदर ही टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है थूक, और थूक के अंदर पाया जाता है एंजाइम जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइडेज। तो एक्चुअल में जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। बेटा हमारे मुंह से ही हमारे कार्बोहाइड्रेट टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है यानी गोश्त, अंडे, लोबिया वगैरह, गोश्त, अंडे और लोबिया टूटना कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम दी स्टमक। तो याद रखिएगा बेटा, इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है मैदे से। अच्छा, इसके अलावा लिपिड्स, लिपिड जैसे देसी घी, मक्खन वगैरह, देसी घी, मक्खन वगैरह ना तो मुंह में डाइजेस्ट होंगे और ना ही बेटा स्टमक में डाइजेस्ट होंगे। स्टमक से आगे जब बेटा हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ पर डाइजेस्ट होंगे। अच्छा, एक और बात, कई बच्चों को लगता है कि सर शायद मैदा हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन करता है, तो ऐसा नहीं है। मैदे के बाद बेटा जो पाइप शुरू होता है जो हमारे पेट के बिल्कुल बीचों बीच रहता है, उस पाइप को हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस पाइप के अंदर हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है, यानी सबसे ज़्यादा खाने को तोड़ा फोड़ा जाता है उस पाइप के अंदर। मैदे के अंदर सिर्फ प्रोटीन को तोड़ा जाता है, वो भी आधा अधूरा। अच्छा, मैदे का दूसरा काम मैंने क्या बताया था, स्टोर फूड, ये ना खाने को जमा करता है, मैदा खाने को जमा करता है। आपने देखा होगा कई एक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो अपना वजन कम करने के लिए ना अपना मैदा कटवा देते हैं, आधा मैदा या कुछ मैदे का हिस्सा कटवा देंगे ताकि वो खाना जमा ही ना कर पाएं। अब जब खाना, वो थोड़ा सा खाना खाते हैं, मैदा छोटा हो चुका होता है तो मैदा फौरन भर जाता है, उनको लगता है हम तो पूरा भर चुके हैं, तो वो कम खाना खाते हैं जिससे एक्चुअल में वो स्मार्ट हो सके। तो मैदे का दूसरा काम क्या है, खाने को जमा करना। तीसरा काम है बेटा मैदे का मैकेनिकल डाइजेशन। अब इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले जरा मैदे का स्ट्रक्चर देखें। अगर बेटा मैं मैदे के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मैदे में सबसे ऊपर मौजूद है कार्डियक स्फिंक्टर। बेटा स्फिंक्टर का मतलब होता है दरवाजा, जो खुल भी सकता है बंद भी हो सकता है। कार्डियक बेटा जहां कहीं कार्डियो का वर्ड आ जाए, कार्डियो का बेटा मतलब होता है दिल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, दिल का हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का स्पेशलिस्ट। तो बेटा याद रखिएगा हमारे मैदे में जो सबसे टॉप पर दरवाजा मौजूद है इसको बेटा हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब दरवाजा।
अब चूंकि ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा दिल के पास है, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। अब अगला स्टेप बेटा, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये कहाँ पर है? एसोफेगस यानी खुराक की नाली के बाद। तो खुराक की नाली के बाद एक दरवाज़ा है कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, उसके बाद जब बेटा हम मैदे के अंदर जाते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा दिल के पास मौजूद है, इसीलिए बेटा इस पोर्शन का नाम होता है कार्डियक पोर्शन। अच्छा, जब एंड पर आते हैं तो एंड में बेटा हमारे पास मौजूद है पाइलोरिक स्फिंक्टर, टॉप पर क्या मौजूद है? कार्डियक स्फिंक्टर, एंड पे पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये भी एक दरवाज़ा है जो खाने को मैदे से आगे लेकर जाएगा, और जो एंड वाला पोर्शन है इसका नाम होता है पाइलोरिक पोर्शन। बढ़िया समझ है? कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। और ये जो दरमियान वाला सारा है ये मैदे की फंडस है, मैदे का जिस्म है, मैदे की बॉडी है। अच्छा, उसके बाद अगर बेटा मैं बात करता हूँ मैदे की बॉडी में, तो मैदे में सबसे बाहर होती है सिरोसा। मैदे में एक्चुअल में 4 लेयर्स हैं, यानी अगर मैं आपको इंसान का मैदा निकाल के आपके सामने रख दूँ तो वो ऐसा नहीं कि वो एक ही बैग होगा, बल्कि उस बैग में 4 लेयर्स होंगी। पहली लेयर बेटा होती है सिरोसा, ये वाली आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, इसका काम होता है मैदे की हिफाजत करना। उसके बाद बेटा मैदे के अंदर आता है गोश्त, यानी सबसे पहले इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली है, उस झिल्ली को उतार दोगे तो फिर इसके अंदर गोश्त आएगा। अच्छा, मैदे के अंदर जो गोश्त होता है उसका नाम होता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अच्छा, उसके बाद जब हम जाते हैं तो मैदे के अंदर एक और लेयर है जिसका नाम है सब म्यूकोसा, और लास्ट लेयर का नाम है म्यूकोसा। पहले तो ना आप जरा इन 4 लेयर्स के नाम याद कर लो, फिर हम इनके बारे में बात करते हैं। सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। हो जाएगा याद? सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। अच्छा बेटा, ये जो सिरोसा है, सिरोसा एक बारीक पेरिटोनियम की लेयर है, और इसका बेटा काम होता है मैदे की हिफाजत करना, मैदे को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, अब जब हम अंदर जाते हैं तो गोश्त की लेयर है जिसका नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। बेटा हमारे मैदे के अंदर 3 तरह का गोश्त पाया जाता है। पहली तरह का जो गोश्त है वो आपको नजर भी आ रहा है, ये गोश्त बना हुआ है लंबे लंबे धागों से, लंबे लंबे गोश्त के धागों से, मसल फाइबर से लंबे लंबे। इनका नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये आपने अक्सर बोटियां देखी भी होंगी, ऐसी बोटियां जिनके अंदर वो लंबे लंबे से धागे होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका मतलब ये हमारे मैदे में जो सबसे पहला गोश्त आता है वो लंबे लंबे धागों का बना हुआ लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, उसके बाद जो अगले धागे हैं वो गोल गोल हैं, ऐसे सर्कुलर। तो जो अगले धागे हैं वो सर्कुलर, और जो लास्ट वाले धागे हैं वो ओब्लिक यानी टेढ़े मेढ़े। इसका मतलब हमारे मैदे में 3 तरह का गोश्त पाया जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद सर्कुलर, और फिर उसके बाद ओब्लिक यानी टेढ़ा मेढ़ा। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल का काम क्या होगा? इसका काम है मैदे को ऐसे ऊपर से नीचे दबाना, ऐसे। सर्कुलर का काम होता है हर तरफ से दबाना, और लॉन्गिट्यूडनल भी इसको दबा। अब ये सब करने का फ़ायदा क्या होगा? यानी इन सब के करने का ये फ़ायदा होगा कि मैदे के अंदर जो खाना पड़ा है वो पिसा जाएगा, और मैदे के अंदर जो जूस है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा हुआ चर्निंग और मिक्सिंग। तो अभी हमें बात समझ आ गई कि मैदे के सबसे बाहर सिरोसा, उसके बाद 3 तरह की बोटियां, 3 तरह का गोश्त, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा हमारे पास आती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा वो लेयर है जिसके अंदर खून की नालियाँ होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं। तो अल्लाह ना करे अगर किसी को मैदे में चाकू लगे तो सबसे पहले उसकी सिरोसा वाली लेयर कटेगी। सिरोसा वाली लेयर के कटने के बाद उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल मसल गए, फिर सर्कुलर मसल गए, फिर ऑब्लिक मसल गए, और फिर जब यहाँ पर तक चाकू पहुँचेगा तो यहाँ पर कट जाएंगी ब्लड वेजल्स यानी खून की नालियाँ, और इन्हीं खून की नालियों के अंदर से निकलेगा खून। अच्छा, उसके बाद नर्व्स क्या होती हैं? ये दिमाग से आने वाली तारें हैं। तो यही वो जगह है, यहाँ पर तारें भी मौजूद होंगी और यहाँ पर उस बंदे को शदीद दर्द भी होगी, यानी जब चाकू यहाँ तक पहुँचेगा तो खून भी निकल आएगा और दर्द भी होगी। तो सबसे बड़ी सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में खून की नालियाँ हैं और नर्व्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम है। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम आखिरी लेक्चर होगा, उसमें हम डिटेल में बात कर लेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा पानी को, एक्स्ट्रा फ्लूइड को चूस लेता है, एब्जॉर्ब करता है, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे आ रहे हैं, लास्ट में बेटा हमारे पास लेयर है म्यूकोसा। अब याद रखिएगा जो पहली 2 लेयर्स हैं यानी सिरोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये बेटा जी मैदे को ऐसा ऐसा दबाती हैं, इनके दबने से खाना पिसता है, इसको बेटा हम बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, जो आखिरी लेयर है म्यूकोसा, ये बेटा करती है केमिकल डाइजेशन। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि केमिकल डाइजेशन कैसे होती है। अगर बेटा मैं मैदे की आखिरी लेयर यानी म्यूकोसा को बड़ा करके देखूंगा, तो जैसे बेटा ये जो लेयर म्यूकोसा को बड़ा करके देखा जाता है तो इसमें ना ऐसे डीप डिप्रेशन यानी ऐसे गहरे गहरे खड्डे पड़े हुए नजर आते हैं, जैसे कि आपको नजर भी आ रहे हैं गहरे गहरे खड्डे। अच्छा, अगर मैं एक खड्डे को बड़ा करके देखूँ तो ये आपको गैस्ट्रिक पिट नजर आ रहा है, एक खड्डा।
अच्छा, इसमें 3 तरह के सेल मौजूद हैं, यानी जो एंड वाली लेयर है, एंड वाली लेयर का नाम क्या था? म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर ये खड्डे हैं। अच्छा, इन खड्डों को हम गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इनको बेटा जब हम बड़ा करके देखते हैं तो इनमें 3 तरह के सेल हैं। एक तो वो सेल हैं जो म्यूकस सेल हैं, और दूसरे वो हैं जो पैराइटल सेल हैं, और जो तीसरे हैं वो हैं बेटा शेफ सेल। अब जरा इनके काम क्या वो जरा बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले बेटा मैं पैराइटल सेल्स की बात करता हूँ। तो पैराइटल सेल बेटा अपने अंदर से बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप सबको पता है बेटा ये एक तेजाब है। तो हमारे मैदे के अंदर बेटा एक तेजाब भी होता है। अब ये तेजाब इतना खतरनाक है कि अगर कोई ब्लेड जो है, जो शेव करने वाला ब्लेड होता है, वो भी एक्चुअल में छोटा मोटा हमारे मैदे के अंदर चला जाए तो ये उसको भी हजम कर सकता है, यानी ये मेटल्स तक को डिजोल्व कर सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक एसिड है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इतना खतरनाक एसिड है तो फिर ये हमारे मैदे को क्यों नहीं खा जाता? भाई हमारा मैदा तो गोश्त का बना हुआ है, अगर ये मेटल्स को खा सकता है, लोहे वोहे को खा सकता है, तो फिर ये मैदे को क्यों नहीं खा रहा? तो यस, मैदे को बेटा इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे मैदे को बचाती है ये वाली लेयर, और इस लेयर का नाम होता है म्यूकस लेयर, एंड म्यूकस लेयर इज सेक्रेटेड बाय दी म्यूकस सेल्स। तो अभी हमें बहुत ही बढ़िया सा बात समझ आ गई कि ये जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर, इसका नाम इसलिए म्यूकोसा लेयर पड़ा है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स का क्या काम है? म्यूकस सेल्स का बेटा काम ये है म्यूकस पैदा करना, और वो म्यूकस हमें इस तेजाब से बचाता है। तो ये क्या करेगा? म्यूकस लेयर पैदा करेगा, और म्यूकस लेयर जो हमें तेजाब से बचाएगा। तेजाब कौन पैदा करेगा? पैराइटल सेल। अच्छा, तेजाब का काम क्या होता है? तेजाब का काम होता है हमारे खाने को नरम करना। हमारे खाने के अंदर कोई जरासीम आ गया तो उनको मार देना, उनको जला देना। जाहिर बात है, कोई जरासीम वरासीम अंदर जाएंगे, तेजाब उन पर गिरेगा, वो जल के मर जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं शेफ सेल या चीफ सेल्स। अच्छा, ये जो शेफ सेल्स हैं ये बेटा बनाते हैं पेप्सिनोजिन। अच्छा, याद रखिएगा, पेप्सिनोजिन बेटा एक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन पर अटैक करता है। अच्छा, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर प्रोटीन्स बनती है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में बनती हैं, यानी ज़्यादातर जो एंजाइम्स बनते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन इनएक्टिव है, लेकिन फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन एक्टिव है। इसी तरह पेप्सिनोजिन जब रिलीज होता है तो वो होता है इनएक्टिव, लेकिन इस पेप्सिनोजिन को HCl एक्टिव करता है और कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजिन से बेटा क्या बन गया? पेप्सिन। पेप्सिनोजिन से बेटा क्या बना? पेप्सिन। तो पेप्सिनोजिन क्या है? इनएक्टिव, और ये इनएक्टिव से क्या बन गया? एक्टिव। अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा सर ये इनएक्टिव क्यों ही रिलीज हुआ? तो बेटा उसके पीछे वजह ये है कि मान लीजिए कि जो सेल्स ये बना रहे हैं, जैसे शेफ सेल्स, तो शेफ सेल खुद भी किसके बने होंगे? अरे भाई साहब, ये खुद भी तो प्रोटीन है। अगर शेफ सेल खुद ही प्रोटीन है और अगर ये प्रोटीन को मारने वाली चीज़ बना ले तो फिर तो ये खुद ही मर जाएंगे। बात समझेंगे नहीं? तो शेफ सेल चूंकि खुद भी प्रोटीन के बने हुए हैं, तो इसीलिए ये जब प्रोटीन को मारने वाली चीज़ बनाएंगे तो वो एक्टिव नहीं बनाएंगे, इनएक्टिव सोई हुई बनाएंगे। तो इसीलिए फिर ये क्या करते हैं, जब ये बेटा पेप्सिनोजिन को बना देंगे, पेप्सिनोजिन को बाहर फेंक देंगे, फिर पेप्सिनोजिन एक्टिव हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। अच्छा, एक और बात, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में किसने कन्वर्ट किया? HCl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने। लेकिन पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कन्वर्ट करता है? तो नहीं, इसको कन्वर्ट करता है HCl के साथ ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन। और हम ये चाहेंगे कि आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें। ये ना MD कैट वगैरह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटे याद रखिएगा कि पेप्सिनोजिन से पेप्सिन कौन कौन बनाता है? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा वो पेप्सिन जो ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, वो भी भाई साहब इसको मोटिवेट करेगा कि यार क्यों ना तुम हमारे जैसे बन जाओ। ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन। अरे बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई अगर बड़ा भाई बाहर का मुल्क चला रहे, वो छोटे भाई को भी बुला लेता है ना, तो जो एक्टिव हो चुका होगा वो छोटे भाई को भी एक्टिव करवाने में मदद करेगा। तो अभी हमें बात समझ आ गई, हमारे मैदे में 4 लेयर हैं। कौन कौन सी? सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा क्या करती थी? प्रोटेक्शन करती थी। मस्कुलरिस एक्सटर्ना क्या करती थी? ये मैदे को ऐसे दबाती थी। मैदे से दबाने से क्या होती थी? मैकेनिकल डाइजेशन। अच्छा, इस मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में पैदा होती है हीट, गर्मी, और इस गर्मी के पैदा होने से हमारे मैदे के अंदर जो फैट्स, लिपिड्स वगैरह होती हैं वो भी पिघलती हैं। फिर उसके बाद आई बेटा हमारे पास सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर खून की नालियाँ हैं, दिमाग से आने वाली तारें हैं, लिम्फेटिक वेजल्स हैं, और लास्ट में बेटा म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर बेटा 3 तरह के सेल्स हैं, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल और शेफ सेल।
ये म्यूकस बनाएंगे, ये तेज़ाब बनाएगा और ये तेज़ाब से बचने वाली लेयर है। और शेफ सेल बेटा क्या करेंगे, पेप्सिनोजिन बनाएंगे और पेप्सिनोजिन को बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, म्यूकस, तेज़ाब और पेप्सिन, ये जो मैदे के अंदर जूस आया है, इस जूस का बेटा नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट हो, जिस लफ्ज़ के साथ गैस्ट्रो का वर्ड आ जाए, गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, जिस दवाई के ऊपर गैस्ट्रो का वर्ड लिखा हो, आप फ़ौरन समझ जाओ कि वो मैदे के रिलेटेड कुछ चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जब हमारा खाना इस मैदे के अंदर ये सब गैस्ट्रिक जूस मिक्स कर देगा, इसको ज़ोर ज़ोर से दबाएगा, इसको पिघलाएगा, तो पिघलाने के बाद ये बन जाता है एक शोरबा, अ सूप लाइक मिक्सचर। ये शोरबे जैसा एक मिक्सचर बन जाता है और इसका बेटा नाम होता है काइम। और हम ये चाहेंगे आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखें कि व्हाट इज़ काइम। काइम क्या होता है कि जब हमारा मैदा खाने को अच्छी तरह पीस देता है, खाने के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है, तो खाना कन्वर्ट इनटू सूप लाइक मिक्सचर विच इज़ कॉल्ड काइम। अच्छा, उसके बाद मैंने अभी तुम्हें बताया था कि क्या ये प्रोटीन को मुकम्मल तोड़ेगा? नहीं, ये प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन किस चीज़ की बनी है? अमाइनो एसिड्स की। जिस तरह एक दीवार ईंटों की बनती है, इसी तरह बेटा जी प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड्स की। तो अब प्रोटीन को तोड़कर बनाने चाहिए अमाइनो एसिड्स, लेकिन ये अमाइनो एसिड नहीं बनाता, ये अमाइनो एसिड्स की चेन बनाता है और उस चेन का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड। तो पॉली का बेटा मतलब होता है मैनी और पेप्टाइड्स का बेटा मतलब होता है अमाइनो एसिड्स। तो ये आप देख सकते हो कि ये अमाइनो एसिड की चेन है। तो ये अमाइनो एसिड की चेन बनाता है, प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड्स की चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जब खाना ऐसे आगे जाएगा ना, तो आगे जाकर उस अमाइनो एसिड की चेन को भी तोड़ा जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्ट बर्न और पायरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ये हार्ट बर्न और पायरोसिस क्या होता है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि अगर आपके मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बन रहा है, ऊपर से तुम भी स्पाइसी चीज़ें खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज़्ज़े खा रहे हो, शवारमे खा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो एक्चुअल में तेज़ाब है वो डेफिनेटली आगे भी जा सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। अगर तो वो जो तेज़ाब है वो पीछे की तरफ निकल कर एसोफेगस में आ जाए और एसोफेगस में ज़ख्म पैदा कर दे, एसोफेगस में ज़ख्म पैदा कर दे, तो आपका सीना जलना शुरू हो जाएगा और इसको बेटा हम बोलते हैं हार्ट बर्न या पायरोसिस। तो हार्ट बर्न और पायरोसिस क्या होता है, अगर मैदे में से तेज़ाब निकल कर एसोफेगस में आ जाए, सॉरी यहाँ पे, अगर मैदे में से तेज़ाब निकल कर एसोफेगस में खुराक की नाली में आ जाए, तो खुराक की नाली में ज़ख्म हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न और पायरोसिस। तो मेरे एक दोस्त है फिजिक्स के टीचर, सर सिद्धार्थ उनका नाम था, यूनिक में पढ़ा रहे हैं अभी भी, अगर वो देख रहे हो तो सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो मेरे दोस्त से बड़े प्यारे पुराने दोस्त हैं। तो शहजाद साहब को ना एक दफ़ा बड़ा मैदे का मसला हो गया, तो वो एक्चुअल में चेक करवा रहे थे डॉक्टर्स को, जो दिल के डॉक्टर्स हैं, और अपने दिल की ईसीजी भी करवा रहे थे। तो याद रखिएगा, अगर आपके मैदे में से तेज़ाब निकल के बाहर आएगा तो ज़ाहिर बात है यहाँ पर सीने में जलन होगी, तो दिखने में या महसूस करने में यही फील होता है कि शायद मेरा दिल जल रहा है, लेकिन दिल की बीमारी नहीं होती, एक्चुअल में ये मैदे का मसला है। तो याद रखिएगा कि जब मैदे में से तेज़ाब निकल कर बाहर आएगा, बाहर ज़ख्म डालेगा, तो यहाँ पर जो जलन का एहसास पैदा होता है, चूँकि ये दिल के बहुत पास है, इसलिए शायद हमें लगता है कि शायद हमारा दिल ही जल रहा है, मगर दिल का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसलिए फिर इसका नाम रख दिया हार्ट बर्न या पायरोसिस। तो इसका हल क्या है? इसका हल है म्यूकेन सिरप पियो। म्यूकेन सिरप मतलब कोई बेस ले लो ना, वीक बेस। तेज़ाब ज़्यादा हो रहा है ना, अभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तेज़ाब को हराने के लिए बेस का इस्तेमाल करें, एसिड्स को हराने के लिए बेस, ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। अगला टॉपिक है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। बेटा जी, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, वो ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब बेटा मान लीजिए कि अभी आपने खाने को सिर्फ देखा, खाने को सिर्फ सुना, खाने के बारे में सूंघा, जैसे आप अपने घर पे गए तो आपने अपनी अम्मी से सुना कभी आज तो बिरयानी बन रही, तो अब आपने खाने के बारे में सुन लिया, फिर आपने बिरयानी को देख भी लिया और बिरयानी की बढ़िया सी खुशबू भी सुन ली। जब आप ये सब चीज़ें देखोगे या सूंघोगे तो उससे क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग। अच्छा, दिमाग में कौन सा सिस्टम? दिमाग में बेटा मेडुला। मेडुला बेटा एक्टिव हो जाएगा और मेडुला के एक्टिव होने से पेट के अंदर ये जूस ये पैदा हो जाएगा। जूस वही वाला HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये बनना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में। उसके बाद ये तो हो गया नर्वस सिस्टम। जब बेटा खाना आपके पेट में चला जाएगा, यानी बिरयानी तुम खाना शुरू कर दोगे, जब जैसे ही खाना पेट के अंदर जाएगा, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बॉल। डिस्टेंशन ऑफ स्टमक बॉल्स का मतलब यह है कि मैदा से फूलना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर बात खाना का तो मैदा से फूलना शुरू हो जाएगा, तो दीवारों डिस्टेंट हो जाएंगी, फूल जाएंगी। उसके अलावा pH भी कम हो जाएगी। pH बेटा क्यों कम होगी? क्योंकि मैदे में तेज़ाब भी तो पैदा हो रहा है, तो तेज़ाब पैदा होने से pH कम हो जाएगी, मैदा से फूलना शुरू हो जाएगा। और इसको बेटा हम इससे डेफिनेटली हार्मोनल सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और हार्मोनल सिस्टम के एक्टिव होने से गैस्ट्रिक जूस और ज़्यादा बनेगा। अब वो कैसे ज़रा बात कर लेते हैं।
सबसे पहले अभी तक तो हमने ये बात समझ ली कि पहले नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा जो थोड़ा सा जूस पैदा करेगा, जब खाना पेट के अंदर चला जाएगा फिर हार्मोनल सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखिएगा बेटा। जैसे ही हमारा खाना यानी प्रोटीन मैदे के अंदर गया तो ये प्रोटीन इन सेल्स को जाकर छेड़ेगा और इन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स। अच्छा, मैदे के अंदर जो सेल्स पाए जा रहे हैं इनको बेटा हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स। तो प्रोटीन यानी खाना पेट के अंदर गया और एंडोक्राइन सेल्स को इसने तंग किया, छेड़ा। अब जैसे ही एंडोक्राइन सेल्स को ये छेड़ेगा तो एंडोक्राइन सेल एक हार्मोन पैदा करेंगे जिसका नाम है गैस्ट्रिन। ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर एमडी है कि गैस्ट्रिन कौन रिलीज़ करता है, कैसे रिलीज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है एंडोक्राइन सेल। अच्छा, कौन रिलीज़ करवाता है? खाना। मगर खाना कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स नहीं, प्रोटीन। अच्छा, जैसे ये गैस्ट्रिन रिलीज़ होता है तो ये जाता है फिर खून में अंदर। अब जैसे ये खून के अंदर जाएगा तो खून, ब्लड वेसल। अब जैसे बेटा ये खून के अंदर जाएगा तो फिर ये खून से होता हुआ जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास और गैस्ट्रिक ग्लैंड मजीद गैस्ट्रिक जूस पैदा करेगा। तो अभी हमने क्या समझा, जैसे मान लीजिए मैंने गोश्त खाया, गोश्त मतलब प्रोटीन। अब जैसे ही वो गोश्त मेरे पेट के अंदर जाएगा तो प्रोटीन है ना, तो उसके जाने से एंडोक्राइन सेल्स छिड़ेंगे। एंडोक्राइन सेल्स के छिड़ने से पैदा होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन फिर चला जाएगा ब्लड वेजल्स में, खून की नालियों में। फिर वो खून की नालियाँ दोबारा लेकर जाएंगी गैस्ट्रिन को मैदे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पैदा करेंगे जूस। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हमारा जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन ने ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाया। अब जैसे ही मान लीजिए कि खाना जितना हजम होना था हो चुका, यानी वो काइम बन चुका। काइम क्या था? खाने का शोरबा सा बन जाना। अब जब वो शोरबा मैदे को छोड़कर आगे जाएगा तो फिर मेरा बेटा अगला हार्मोन निकलेगा और उस अगले हार्मोन का नाम होता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन बेटा वो हार्मोन है कि जो एक्चुअल में जो आपको याद है ना, वो ये गैस्ट्रिन क्या कर रहा था? गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस बनवा रहा था। तो सोमैटोस्टेटिन उस गैस्ट्रिक जूस को बंद करवाएगा। तो आप याद रखेगा, एस से सोमैटोस्टेटिन और एस से स्टॉप, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, सोमैटोस्टेटिन कौन रिलीज करता है? कुछ मैदे के सेल्स और कुछ ड्यूडिनम के सेल्स, ये रिलीज करवाते हैं सोमैटोस्टेटिन। तो ये दो हार्मोन है जो आपने एमडी में याद रखने हैं कि अगर मैदे के अंदर प्रोटीन वाला खाना जाएगा तो गैस्ट्रिन रिलीज होगा और गैस्ट्रिन के रिलीज होने से ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस बनेगा। और जब खाना आगे निकल जाएगा हजम होने के बाद मैदे से आगे, तो फिर उस गैस्ट्रिक जूस को बंद कौन करवाएगा? सोमैटोस्टेटिन। निकलवाएगा कौन? गैस्ट्रिन। बंद कौन करवाएगा? सोमैटोस्टेटिन।